हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं बेटा आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम फंक्शंस स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। इससे पहले मैंने आपकी रिलेशंस के लिए एक वीडियो बनाई थी। उसमें रिलेशंस की डेफिनेशन, उनके डोमेन, रेंज, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, इन सभी के बारे में मैंने आपको बताया था। इससे रिलेटेड आपने एक्सरसाइज भी की थी। आज हम फंक्शंस कर रहे हैं। फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, यानी कि फंक्शन जो है वो एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। तो जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारे रिलेशंस ही होते हैं, बट सभी रिलेशंस को हम फंक्शन नहीं कह सकते। किसी भी रिलेशन के फंक्शन होने के लिए दो कंडीशंस होती है बेटा। यदि वो दो कंडीशन कोई भी रिलेशन सेटिस्फाई करता है तो ऐसे रिलेशन को फंक्शन कहा जाता है। अब ये दो कंडीशंस कौन सी होती हैं? तो सपोज कीजिए आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं ए एंड बी। ए बी ए के एलिमेंट्स हैं सपोज कीजिए 1 2 3 4 और बी के एलिमेंट्स हैं सपोज कीजिए ए बी सी डी ई। अब देखिए जितने भी आपके सबसेट्स होंगे, ऑल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स पॉसिबल होंगे वो प्रत्येक एक रिलेशन होगा फ्रॉम ए टू बी। अब इसके फंक्शन होने के लिए कंडीशन क्या है? यदि सेट ए का ईच एलिमेंट सेट बी के एक यूनिक एलिमेंट से रिलेट होता है तो ऐसे रिलेशन को फंक्शन कहा जाएगा। Each element of set A is related to a unique element of set B। अब जैसे देखिए each element में आपके पास 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया। अब इसका जो कोई भी एलिमेंट लेंगे वो केवल एक यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। यूनिक का मतलब होता है वन एंड ओनली वन। अब वन जो है, वन को हम इनमें से किसी से भी रिलेट कर सकते हैं, बट केवल एक से रिलेट होना चाहिए। जैसे 1 ए से रिलेट हो गया, 2 बी से हो गया, 3 सी से हो गया, 4 मान लीजिए कि डी से हो गया, तो ये रिलेशन एक फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। अब इसमें देखिए एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पहले सेट का जो है वो ईच एलिमेंट होना चाहिए दूसरे सेट के किसी एक यूनिक एलिमेंट से, बट जो सेकंड सेट है उसमें कुछ एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जो पहले सेट के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड ना हो। जैसे कि इसमें ई है, ई यहाँ पे ए से किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। अब ये जो फर्स्ट सेट आपका है इसे डोमेन कहा जाता है, डोमेन। और जो सेकंड सेट बी है इसे रेंज कहा जाता है। दिस इज सॉरी, ये आपका कोडोमेन कहा जाता है, कोडोमेन। तो यहाँ पे जो सेट ए है ये डोमेन हो गया, सेट बी है ये आपका कोडोमेन हो गया। और सेट ए के एलिमेंट सेट बी के जिन एलिमेंट्स के साथ रिलेट हो रहे हैं उन सबका जो सेट होगा वो उसकी रेंज कहलाएगी। जैसे यहाँ पे अगर आप रेंज लेते हैं तो रेंज में आपके पास एलिमेंट होंगे ए बी सी डी, जबकि कोडोमेन में आपके पास 5 एलिमेंट है, तो रेंज में केवल 4 एलिमेंट है। तो इससे ये पता चलता है कि जो रेंज होती है बेटा वो कोडोमेन का एक सबसेट होती है। अगर यहाँ पे ई नहीं होता तो इन दैट केस कोडोमेन रेंज दोनों सेम हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो इसके किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पे जो रेंज होगी वो कोडोमेन का एक प्रॉपर सबसेट होगी। दिस इज डोमेन, दिस इज कोडोमेन। और डोमेन के एलिमेंट्स को डोमेन के जिन एलिमेंट्स से रिलेटेड होते हैं उनका जो सेट होगा वो रेंज कहलाएगा। अब देखो जो सेट ए है इसके एलिमेंट सेट बी के जिन एलिमेंट्स के साथ रिलेट कर रहे हैं वो उनकी इमेजेस कहलाती हैं। जैसे 1 की इमेज सेट बी में ए कहलाएगी, 2 की इमेज सेट बी एलिमेंट बी कहलाएगी, 3 की इमेज सी कहलाएगी, 4 की इमेज जो है डी कहलाएगी। ये इनकी इमेजेस कहलाएंगी। जबकि बी के एलिमेंट, कोडोमेन के एलिमेंट डोमेन के जिन एलिमेंट से रिलेटेड हैं वो उनकी प्री इमेजेस कहलाती हैं। जैसे 1 की इमेज ए है, ए की प्री इमेज 1 होगी, 2 की इमेज बी है, बी की प्री इमेज 2 होगी, 3 की इमेज सी है तो सी की प्री इमेज 3 होगी। तो ये इस तरह से आप इमेजेस, प्री इमेजेस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये जो इमेजेस का सेट है कोडोमेन में वही आपकी रेंज होती है। तो यहाँ पे देखिए इमेजेस के सेट में ए बी सी डी ये 4 एलिमेंट हैं, तो ये आपकी रेंज कहलाएगी। अब देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं।
सपोज कीजिए ये सेट ए है, ये सेट आपका बी है, एलिमेंट्स आपने सेम ले लिए 1 2 3 4। यहाँ पे आपने सपोज कीजिए ए बी सी ले ली। अब 1 को रिलेट कर दिया आपने ए से, 2 को रिलेट कर दिया बी से, 3 को रिलेट कर दिया बी से, 4 को रिलेट कर दिया सी से। अब ये जो रिलेशन है ये भी एक फंक्शन है। फंक्शन के लिए जो दो कंडीशन है दोनों देखो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। ईच एलिमेंट ऑफ ए, यहाँ पे देखिए सभी एलिमेंट्स इज रिलेटेड टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। तो 1 देखिए यहाँ पे कितने एलिमेंट से रिलेटेड है, केवल एक एलिमेंट ए से। 2 कितने एलिमेंट से रिलेटेड है, केवल एक से, वो बी से। 3 कितने एलिमेंट से रिलेटेड है, वो भी केवल एक से यानी कि बी से। 4 भी केवल एक यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड है। तो ईच एलिमेंट जो है वो कोडोमेन के एक यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड है। इट मींस ये एक फंक्शन है। तो आप इसमें ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि डोमेन के एक से ज्यादा एलिमेंट्स की को डोमेन में सेम इमेज एग्जिस्ट कर सकती है। जैसे यहाँ पे 2 एलिमेंट्स की सेम इमेज है, तो 2 एलिमेंट से ज्यादा एलिमेंट्स की भी सेम इमेज हो सकती है। तो यहाँ पे आपने 2 चीजें ऑब्जर्व की कि कोडोमेन में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनकी डोमेन में कोई प्री इमेज ना हो, और डोमेन में 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं जिनकी कोडोमेन में सेम इमेज हो। अब सपोज करो कि आपने एक सेट ये लिया ए और ये सेट लिया आपका बी। सेट ए के एलिमेंट्स सेम आपने 1 2 3 एंड 4 ले लिए, और इसके एलिमेंट आपने ए बी सी एंड डी ले। अब यहाँ पे देखिए 1 को आपने रिलेट कर दिया ए से, 2 को रिलेट कर दिया बी से, 3 को रिलेट कर दिया सी से, और 3 को रिलेट कर दिया आपने डी से, और 4 को रिलेट कर दिया अगेन डी से। अब यहाँ पे देखिए ये जो रिलेशन है ये आपका फंक्शन नहीं है। फंक्शन के लिए जो 2 कंडीशंस हैं, क्या यहाँ पे दोनों सेटिस्फाई हो रही है? ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव ए यूनिक इमेज इन सेट बी, यानी कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की कोडोमेन में एक यूनिक इमेज हो। तो ईच वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के एक यूनिक एक एलिमेंट से रिलेटेड जरूर है, इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इसके बी के किसी एलिमेंट से रिलेट ना कर रहा हो। तो पहली कंडीशन जो है वो आपकी सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन के लिए देखें आप, यहाँ पे 1 की जो इमेज है वो यूनिक है, 2 की इमेज भी यूनिक है, 4 की इमेज भी यूनिक है, बट 3 की जो इमेजेस है वो एक से ज्यादा है। 3 की इमेज सी भी है और 3 की इमेज डी भी है। तो जो यूनिकनेस वाली कंडीशन है वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इट मींस ये जो आपका रिलेशन है दिस इज नॉट ए फंक्शन। अब यहाँ पे आप ये ऑब्जर्व करें कि डोमेन के एक से ज्यादा एलिमेंट्स की सेम इमेज हो सकती है, बट एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेजेस पॉसिबल नहीं है। इसके बाद यदि आप देखें, मान लो ये आपके पास सेट ए है और ये सेट आपका बी है। सेट ए के एलिमेंट्स हो गए 1 2 3 4, और सेट बी के एलिमेंट हो गए ए बी एंड सी। मान लीजिए 1 की इमेज मान लीजिए ए है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज सी है। अब ये जो आपका रिलेशन है ये भी आपका फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें जो यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट होने की कंडीशन है, रिलेट होने की कंडीशन है, वो सेटिस्फाई हो रही है। 1 यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड है, 2 भी यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड है, 3 भी यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड है, बट जो ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव ए यूनिक इमेज की कंडीशन है वो ईच वाली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है। आप देख रहे हैं कि डोमेन जो फर्स्ट सेट है उसमें एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी को डोमेन में कोई इमेज एग्जिस्ट नहीं करती है, तो इट मींस ये भी आपका फंक्शन नहीं है। तो अब यहाँ से आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हम किस रिलेशन को फंक्शन कह सकते हैं। तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं, इफ ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स then any subset of A cross B is called a function from A to B if each element of set A have a unique image in set B। यदि A का प्रत्येक एलिमेंट B, A के प्रत्येक एलिमेंट की B में एक यूनिक इमेज एग्जिस्ट करती हो, और वो जो आपका फंक्शन है वो A क्रॉस B का एक सबसेट भी हो, तो ऐसे रिलेशन को फंक्शन कहेंगे।
तो जैसे रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, देयरफॉर फंक्शन इज आल्सो ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। लेकिन रिलेशन के फंक्शन होने के लिए ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है। उसके बाद आपको मैंने डोमेन और उनकी रेंज के बारे में बताया। डोमेन का मतलब अगर आपका फंक्शन डिफाइन कर रहा है फ्रॉम सेट ए टू बी, तो जो सेट ए होगा वो डोमेन होगा, सेट बी होगा वो कोडोमेन होगा। और सेट ए के एलिमेंट्स की सेट बी में जो इमेजेस होंगी, उन इमेजेस का जो सेट होगा वो रेंज कहलाएगी। रेंज जो होती है वो कोडोमेन का एक सबसेट होती है। ये दोनों सेम सेट भी हो सकते हैं और रेंज कोडोमेन का एक प्रॉपर सबसेट भी हो सकती है। उसके बाद इमेज और प्री इमेज आपको बताई। सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो सेट बी के जिन एलिमेंट्स से रिलेटेड होते हैं वो उनकी इमेजेस कहलाती हैं। जैसे 2 की इमेज यहाँ पे बी है, 3 की इमेज भी बी है, 2 की इमेज भी बी है, यहाँ पे 3 की इमेज सी है, तो ये इनकी इमेजेस कहलाएगी। और कोडोमेन के एलिमेंट्स, डोमेन के जिन एलिमेंट्स से कोरिलेट हो रहे हैं वो उनकी प्री इमेजेस या इनवर्स इमेजेस कहलाती हैं। ये इमेज और प्री इमेजेस। अब किसी भी फंक्शन को हम सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं? सिंबॉलिक फॉर्म में जैसे फंक्शन को जनरली हम एफ से डिनोट करते हैं। लेट एफ बी ए फंक्शन सच दैट डिफाइन फ्रॉम ए टू बी। अब ये सिंबॉलिक फॉर्म है किसी भी फंक्शन को डिनोट करने का। f इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम a टू b। अब a जो है ये इसका डोमेन है, b इसका कोडोमेन है। रिलेशन को जैसे हम कैपिटल लेटर r से डिनोट करते हैं, तो फंक्शन को हम स्मॉल लेटर f से डिनोट करते हैं। तो ये इनके लिए नोटेशंस हैं। अब मैं आपको कुछ टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में बताऊंगा। टाइप्स ऑफ रिलेशन बताने से पहले मैं आपको बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइप ऑफ फंक्शन बताने से पहले आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन। सपोज करें आपके पास एक सेट ए है, इसके एलिमेंट आप 0, 1, 2, 3, 4 कुछ ले रहे हैं, एंड सेट बी है जिसके एलिमेंट आपने ले लिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सपोज करें। और एक फंक्शन आप डिफाइन कर रहे हैं f इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर x y सच दैट x बिलोंग्स टू सेट a, y बिलोंग्स टू सेट b एंड x प्लस 3 इक्वल टू y। अब यहाँ पे जब आप किसी फंक्शन को इस मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये उसकी फंक्शन की बिल्डर फॉर्म कहलाती है। इसे बिल्डर फॉर्म f is the set of all ordered pair x y such that x belongs to set a, y belongs to set b and x plus 3 equals to y। अब इसी को यदि हम सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स के रूप में लिखेंगे तो आप इसे ऐसे लिखेंगे। अब आपने वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करे, सेकंड एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करे और जिनके बीच ये रूल, ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती हो या ये रिलेशन एग्जिस्ट करता हो। x की वैल्यू यदि हम 0 लेते हैं तो 0 प्लस 3 0 आ जाएगा। इसमें हमारे पास 3 नहीं है तो आप 0 नहीं ले सकते। अब इस फंक्शन के लिए कंडीशन ये है कि ईच एलिमेंट की इसमें एक इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। जब 0 की इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी तो इट मीन्स ये आपका फंक्शन नहीं होगा। तो पहली बात तो यही है कि इसमें आपने 3 को इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे b लिखेंगे तो उसमें आपने 3 भी लेना पड़ेगा और 4 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन के लिए पहली कंडीशन ये है कि ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव अ यूनिक इमेज इन कोडोमेन। अब जैसे आप यहाँ पे 5 से स्टार्ट करने थे तो 0 ले लिया, 0 प्लस 3 करेंगे तो 3 आएगा। अब y की वैल्यू 3 इसमें थी नहीं तो यहाँ पे 0 की कोई इमेज नहीं थी, इट मींस ये फंक्शन नहीं होता। तो एक चीज आपने ये ऑब्जर्व की यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जैसे आपने x की वैल्यू 0 ली, 0 प्लस 3 3, तो ये आपके पास 0 3 आ। यदि आप 1 लेते हैं तो 1 प्लस 3 हो जाएगा 4, तो 1 4। यदि आप यहाँ पे लेते हैं x की वैल्यू 2 तो 2 प्लस 3 5, तो ये हो जाएगा आपका 2 5। इसके बाद यदि आप 3 लेते हैं तो 3 प्लस 3 6,
और 4 लेते हैं तो 4 + 3 7। अब आप देख रहे हैं कि डोमेन यानी ए का के ईच एलिमेंट की को डोमेन में एक यूनिक इमेज एग्जिस्ट कर रही है। 0 की 3, 1 की 4, 2 की 5, 3 की 6 और 4 की 7 सभी की इमेजेस एग्जिस्ट कर रही है। अब ये आपका एक फंक्शन है। जब आप इस फंक्शन को इस मेथड से लिखते हैं सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स के रूप में, तो ये आपकी रोस्टर फॉर्म कहलाती है। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में हम सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स के रूप में लिखते हैं। बिल्डर फॉर्म में जो है आप इस तरह से लिखते हैं, जैसे कि आप सेट बिल्डर फॉर्म जानते हैं, सेम वही होती है, उसी तरह से आप ये लिखते हैं। तीसरा जो मेथड होता है बेटा वो होता है बाय फॉर्मूला। जैसे आप किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं y = fx = ax + b। अब जब आप इस मेथड से किसी एल्जेब्रिक इक्वेशन के रूप में लिखते हैं किसी फंक्शन को, तो वो उसका जो बाय फॉर्मूला मेथड कहलाता है, बाय फॉर्मूला। और मोस्टली फंक्शंस को हम आगे जो है इसी मेथड से रिप्रेजेंट करेंगे बाय फॉर्मूला। जैसे आपने लिखा y = fx = 3x + 5, आपने एक लीनियर फंक्शन को रिप्रेजेंट किया है क्योंकि ये एक लीनियर फंक्शन है। इसी तरह से y = fx = आपने लिखा 5x² - 7x + 11, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये आपका जो है ये भी बाय फॉर्मूला कहलाता है। जब आप किसी फंक्शन को बाय फॉर्मूला रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे जो x है ये डोमेन से बिलोंग कर रहा है, और x की वैल्यू को पुट करने पे ये जो कैलकुलेशन आएगी वो आपकी y से बिलोंग करेगी। अब x जो है ये इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। क्योंकि आप डोमेन से x की वैल्यू पुट करोगे तो आप डोमेन से कोई भी वैल्यूज पुट कर सकते हो, तो ये इंडिपेंडेंट हो गया, और इसको पुट करने पे y की वैल्यू आएगी क्योंकि y की वैल्यू x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही है, इसलिए ये डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। अब इनके डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं? यदि जैसे कोई बाय फॉर्मूला आपको रिप्रेजेंट किया गया है तो कैसे पता चलेगा कि इसका डोमेन क्या है और रेंज क्या है? x की जिन वैल्यूज के ऊपर फंक्शन की वैल्यू यानी y की वैल्यू डिफाइन करती हो, एग्जिस्ट करती हो। अब डिफाइन करना, एग्जिस्ट करना क्या होता है? जैसे x की कोई भी वैल्यू पुट करने पर y की वैल्यू जो आए वो इंफिनिटी नहीं होनी चाहिए, और x की कोई भी वैल्यू पुट करने पर y की वैल्यू इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए। इमेजिनरी तब होती है जब नेगेटिव नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए तो वो वैल्यू इमेजिनरी नंबर कहलाती है। तो x की जिन वैल्यूज को पुट करने पर y की वैल्यू एग्जिस्ट करे यानी कि इंफिनिटी ना हो और इमेजिनरी ना हो, वो सारी वैल्यूज जो हैं वो उस फंक्शन का डोमेन कहलाएगी। और x की उन वैल्यूज को पुट करने पे हमें जो आउटपुट के रूप में मिलेगा वो उसकी रेंज कहलाएगी। तो यानी कि जो आपका डोमेन है वो इनपुट होता है और जो रेंज होती है वो आउटपुट होती है। अब बस डोमेन के लिए एक ही चीज को ध्यान रखना है कि x की जो वैल्यूज हम पुट करेंगे उनमें से कोई वैल्यू ऐसी तो नहीं है जिसको पुट करने पर y की वैल्यू इंफिनिटी हो जाए या फिर वो इमेजिनरी नंबर आ जाए। उनको छोड़कर बाकी सभी वैल्यूज का जो सेट होगा वो डोमेन, और उनको पुट करने पे जो आउटपुट आए वो उसकी रेंज हो जाएगी। ये आपका है बाय फॉर्मूला मेथड। चौथा जो होता है वो बाय एरो डायग्राम। एरो डायग्राम से मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था बेटा एग्जांपल, जैसे आप इसको दो वर्टिकल एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, ये सेट ए है, ये सेट बी है, इसमें डोमेन में जो एलिमेंट्स है वो लिखेंगे, इनको डोमेन के एलिमेंट सेट बी में लिखेंगे, फिर इनको एरो से जो है आप रिलेट करके दिखाएंगे। जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं उनकी इमेजेस को आप एरो से जो है ज्वाइन करके इंडिकेट करके दिखाएंगे। तो जब इस तरह से हम किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो बाय एरो डायग्राम मेथड कहलाता है। और जो पांचवा है वो आपका है बाय ग्राफ। बाय ग्राफ से हम जस्ट ये चेक कर सकते हैं कि कोई भी आपको एक ग्राफ दिया गया है कि वो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक होती है बेटा, जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपवर्ड पैराबोला। अब हमने ये वेरीफाई कर रहे हैं कि ये जो पैराबोला है ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप यदि कोई भी एक वर्टिकल लाइन ड्रा करें, वर्टिकल लाइन यानी कि वाई एक्सिस के पैरेलल, अगर वो वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को जस्ट एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हो तो वो इसका मतलब वो ग्राफ एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे आप यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर रही है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे आपने लाइन ड्रा की वो भी एक पॉइंट पे कर रही है, यहाँ पे आपने लाइन ड्रा की ये भी केवल एक पॉइंट पे कर रहा है।
इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू मान लीजिए 2 है, y की वैल्यू यहाँ पे मान लो 3 है, तो इसका मतलब x की ईच वैल्यू के लिए y की भी एक यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अब x की वैल्यू यदि मान लो हम डोमेन से ले रहे हैं तो उसकी जो इमेज आएगी वो भी यूनिक होगी, एक से ज्यादा नहीं होगी। इट मींस ये आपके फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे -2 है और ये मान लो आपके पास 5 है, सपोज करो कुछ भी है, या 4 है, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, या 3 है, जो भी ले लें। तो अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू -3 2 के लिए, यहाँ पे y की वैल्यू जो है 3 है और +2 के लिए भी 3 है, यानी कि -2 की इमेज जो है वो भी यूनिक है, +2 की इमेज है वो भी यहाँ पे यूनिक है। इट मींस ये जो आपका ग्राफ है ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर इसी ग्राफ को हम इस तरह से बना लेते हैं राइट हैंडेड पैराबोला के रूप में, और यहाँ से आप कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं, y एक्सिस को छोड़ कर देखिए, तो वो इस ग्राफ को 2 डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। और जब वर्टिकल लाइन किसी भी ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है तो वो ग्राफ कभी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे जैसे मान लो कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए 2 है, और यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू -2 है। अब x की वैल्यू डोमेन से हम सेम ले रहे हैं, बट उसकी इमेज +2 भी आ रही है और उसकी इमेज, यानी कि डोमेन के एक ही वैल्यू के लिए, एक ही एलिमेंट के लिए को डोमेन में 2 वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही है। और जब डोमेन के एक एलिमेंट की को डोमेन में एक से ज्यादा इमेजेस हो तो वो आपका जो रिलेशन होता है वो फंक्शन नहीं होता। इट मींस ये ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, जबकि ये ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह के आप कोई भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। आपने जस्ट एक वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है, अगर वर्टिकल लाइन जो है ग्राफ को जस्ट एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो वो ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक से ज्यादा पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब x की एक वैल्यू के लिए हमें y की एक से ज्यादा वैल्यूज मिल रही है, उसकी इमेजेस एक से ज्यादा मिल रही हैं, तो इट मींस वो फंक्शन नहीं होगा। तो ये था बेटा आपके रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन को हम टोटल 5 वेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाय बुल्टर फॉर्म, बाय रास्टर फॉर्म, बाय फॉर्मूला, बाय एरो डायग्राम एंड बाय ग्राफ। अब मैं आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन बताऊंगा। वैसे तो बेटा फंक्शंस की बहुत सी टाइप्स होती हैं, लेकिन मैं उनमें से कुछ आपको स्पेशल टाइप्स बता रहा हूँ जो मोस्टली यूजेस होती हैं, कॉमन यूज में आती हैं। इसमें सबसे पहला बेटा आपका रियल फंक्शंस एंड रियल वैल्यूड फंक्शंस। दूसरी टाइप है बेटा पॉलिनोमियल फंक्शंस, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली है। पॉलिनोमियल फंक्शंस, देन रैशनल फंक्शंस, even function, fourth, and odd functions। आपको जस्ट इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन कौन से होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन की पहचान क्या होती है, रैशनल फंक्शन की क्या पहचान होती है, इवन फंक्शन और ओड फंक्शन की क्या पहचान होती है। रियल वैल्यू, रियल फंक्शंस एंड रियल वैल्यूड फंक्शंस क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी फंक्शन आपका डिफाइन कर रहा है, उस किसी आपका फंक्शन f है जो डिफाइन कर रहा है फ्रॉम a टू b। यदि इस फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन यानी a और b बोथ आर सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, डोमेन भी सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर हो, कोडोमेन भी सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर हो, तो ऐसे फंक्शन को रियल फंक्शंस कहा जाता है। यानी कि डोमेन में भी आप जो वैल्यूज होंगी वो सारी रियल नंबर होंगी, कोडोमेन में जितनी वैल्यूज होंगी वो भी सारी रियल नंबर्स होंगी, तो वो रियल फंक्शंस कहते हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या है? रियल वैल्यूड फंक्शन वो होता है जिस फंक्शन का कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स हो। डोमेन मे बी और मे नॉट बी सेट ऑफ रियल नंबर, बट कोडोमेन मस्ट बी ए सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसका मतलब आप डोमेन से कोई भी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास जो आउटपुट आए, आउटपुट यानी जो रेंज आए, वो आपका सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर होना चाहिए। तो ऐसे फंक्शन को रियल वैल्यूड फंक्शंस कहते हैं। यानी डोमेन कोडोमेन दोनों सेट ऑफ रियल नंबर के सबसेट हो तो रियल फंक्शन,
अगर आपका कोडोमेन सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर हो तो वो रियल वैल्यूड फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, यदि आपका फंक्शन पॉलिनोमियल फॉर्म में हो, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल की फॉर्म में या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में या क्यूबिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म या किसी भी पावर में हो, पॉलिनोमियल फॉर्म में हो, तो वो आपका पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाता है। जैसे आप लिख सकते हैं y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9 प्लस 9। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में है, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। तो ऐसे फंक्शन को पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल किसी भी डिग्री का हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक जो भी हो, बट वो पॉलिनोमियल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन कौन से होते हैं? ए फंक्शन ऑफ द टाइप y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू px बाई qx। अब px बाई qx यानी कि जैसे आप रैशनल नंबर पढ़ चुके हैं, तो रैशनल नंबर वो होते हैं जो p बाई q की फॉर्म में हो, जिनका नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर हो, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ पे रैशनल फंक्शन के लिए कंडीशन है कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर बोथ मस्ट बी पॉलिनोमियल्स, चाहे वो कितनी भी डिग्री के पॉलिनोमियल हो, बट दोनों पॉलिनोमियल होने चाहिए और डिनोमिनेटर qx नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी फंक्शन जिसका नोमिनेटर डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल फंक्शन हो, वो आपका रैशनल फंक्शन कहता है। इसके बाद इवन फंक्शन और ओड फंक्शन। इवन फंक्शन कौन से होते हैं? कोई भी फंक्शन f(x) है आपके पास, अगर यदि आप उस फंक्शन x में x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दें और फंक्शन की वैल्यू में कोई चेंज ना आए, तो ऐसे फंक्शन को इवन फंक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने लिया 5x raised to the power 4 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 10। अब ये आपने एक फंक्शन लिया, इस फंक्शन में यदि आप x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये 5x माइनस एक्स रेस्ट टू द पावर 4 प्लस 6 माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 10। आपने जहां भी x था इसमें x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे x की जितनी भी टर्म्स हैं उनकी पावर इवन है, या तो 4 है या 2 है, यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है तो इट मींस 0 है। तो आप जब x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे तो नेगेटिव नंबर की पावर यदि इवन हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये वैल्यू आपके पास 5x रेज़्ड टू द पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 10, और ये जो वैल्यू है ये सेम इसी के इक्वल है और इसकी वैल्यू f(x) के इक्वल है। तो यदि आपने f(x) में x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस किया तो भी फंक्शन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ, तो इट मींस दिस फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। ओड फंक्शन में जस्ट इसका अपोजिट होता है। अब जैसे मान लो आपके पास यही फंक्शन ऐसे होता है f(x) इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 6x। अब ये फंक्शन है, सपोज कीजिए आपके पास, और इसमें आप x की जगह रिप्लेस कर रहे हैं माइनस एक्स, तो 5 माइनस एक्स क्यूब माइनस 6 इंटू माइनस एक्स। अब आप देख रहे हैं माइनस एक्स का क्यूब यदि किया जाए तो नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव ही होता है, और या नेगेटिव नंबर की पावर यदि ओड हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, तो वो नेगेटिव वैल्यू ही आएगी। तो ये माइनस 5x क्यूब हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 6x। अभी इसमें से आप नेगेटिव साइन थ्रू आउट कॉमन निकालेंगे तो माइनस 5x क्यूब माइनस, सॉरी बाहर निकाल दिया आपने, 5x क्यूब और माइनस के 6x। अब ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये वैल्यू आपकी f(x) के इक्वल है, बाहर नेगेटिव साइन आ गया तो माइनस ऑफ f(x). तो इस फंक्शन में यदि आपने x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस किया तो फंक्शन का जो साइन है वो चेंज होकर नेगेटिव हो गया, और इसमें यदि आपने x की जगह माइनस एक्स चेंज किया तो फंक्शन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। तो ऐसे फंक्शन को इवन फंक्शन कहा जाता है जिसमें साइन चेंज ना हो, और ऐसे फंक्शन जिनमें साइन चेंज हो जाए x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करने पे वो ओड फंक्शन कहलाता है। और कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिन्हें नाइदर इवन नॉर ओड फंक्शंस कहा जाता है। अब ओड फंक्शन में आपने ऑब्जर्व किया वेरिएबल की जितनी भी टर्म्स है सभी की पावर ओड है। इवन फंक्शन में वेरिएबल की जितनी भी टर्म है सभी की पावर इवन है। अगर मान लो आपके पास एक ऐसा फंक्शन हो जिसमें वेरिएबल की कुछ टर्म्स की पावर इवन हो, कुछ टर्म्स की पावर ओड हो, और उसमें यदि हम x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे तो जो इवन पावर वाली टर्म्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं होगा, बट ओड पावर वाली जितनी भी टर्म्स हैं उन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। तो क्या होगा, अल्टीमेटली जो है
एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करने पर कुछ टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, बट कुछ टर्म के साइन में कोई चेंज नहीं होगा। तो उस केस में एफ ऑफ माइनस एक्स ना तो एफ ऑफ एक्स के इक्वल आएगा, ना ही माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल आएगा। तो ऐसे फंक्शन को नाइदर इवन नोर ओड फंक्शन कहते हैं। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस, उनके डोमेन और रेंज के बारे में बताऊंगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, और वो आपके थ्रू आउट 11th और 12th सभी क्लासेस में काम आएंगे। तो अब देखते रहिए। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस बता रहा हूँ बेटा, उनके डोमेन, रेंज, उस फंक्शन की डेफिनेशन और उनके ग्राफ्स, इनके बारे में आपको पूरा अच्छी तरह से नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही आप इंपॉर्टेंट हैं। आपको 11th में भी काम आने हैं और 12th क्लास में भी बहुत ज़्यादा आपको काम आएंगी। इनमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज द आइडेंटिटी फंक्शन। द आइडेंटिटी फंक्शन मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर इनको डिफाइन कर दूंगा। सेकंड, द कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, द आइडेंटिटी फंक्शन, द कांस्टेंट फंक्शन। तीसरा जो है द लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन। फोर्थ इज द मॉडुलस फंक्शन कह लीजिए, या इसको आप एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कह सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, और इसके दो नाम था, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोल देते हैं इसे, या मॉडुलस फंक्शन भी बोल देते हैं। मॉडुलस फंक्शन। फिफ्थ वन इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर function. Next is the fractional part function. Fractional part function. The signum function. और इसे साइन फंक्शन भी कहा जाता है, साइन फंक्शन। नेक्स्ट इज पावर फंक्शन। द रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन। The exponential function. The logarithmic function. तो पहले ये 11 इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेटा, जो आपने याद रखने हैं। अब मैं इनको एक एक करके डिफाइन करूंगा। इनके डोमेन और रेंज मेन करके जो विशेष करके आपने याद रखने हैं कि इस फंक्शन का डोमेन ये है, रेंज ये है, ग्राफ इस तरह का होता है। तो इनमें सबसे पहला द आइडेंटिटी फंक्शन, द कांस्टेंट फंक्शन, द लीनियर फंक्शन, द एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, द सिग्नम फंक्शन और साइन फंक्शन, the power function, the reciprocal function, the exponential function and the logarithmic function. तो first of all सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में। Any function defined by y equal to fx equal to x for all x belongs to set of real number is said the identity function. ऐसे फंक्शन जो y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स की फॉर्म में हो, x की सभी रियल वैल्यूज के लिए, वो आपका आइडेंटिटी फंक्शन होता है। अब इस फंक्शन की पहचान क्या होती है? x की आप कोई भी रियल वैल्यू पुट करेंगे डोमेन में से, तो उसकी जो इमेज y होगी, x जो होता है बेटा वो डोमेन से बिलोंग करता है, और y उसकी इमेज जो होती है वो कोडोमेन से बिलोंग करती है। तो x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू x की वैल्यू के इक्वल होगी। यानी जिस फंक्शन में इनपुट आउटपुट दोनों सेम आए, इनपुट भी और आउटपुट भी दोनों सेम हो, ऐसे फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन कहा जाता है। अब इस फंक्शन को यदि हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करें तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
इसका ग्राफ जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है जो ओरिजिन में से पास होती है और एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में 45 डिग्री का एंगल। अब इस लाइन की विशेषता क्या है? इस लाइन पे आप यदि कोई भी पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों सेम आएंगे। यदि इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 2 है तो डेफिनेटली वाई कोऑर्डिनेट भी 2 होगा। यदि यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो वाई कोऑर्डिनेट भी 0 ही होगा। यदि एक्स कोऑर्डिनेट -3 है तो वाई कोऑर्डिनेट भी -3 ही होगा। इट मींस आप x की जो भी वैल्यू इसमें पुट करेंगे डोमेन से, y की जो वैल्यू आएगी उसकी जो इमेज आएगी वो भी सेम वही होगी जो x की वैल्यू होगी, यानी इनपुट आउटपुट दोनों सेम होंगे। तो इस लाइन पे पूरी लाइन के ऊपर x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों सेम होंगे। अब इसका डोमेन यदि हम बताना चाहें तो डोमेन क्या होगा? इस लाइन के ऊपर सभी रियल नंबर्स की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। इधर आप ऊपर जाएंगे प्लस इंफिनिटी तक और नीचे आएंगे तो माइनस इंफिनिटी तक। ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जो इस लाइन के ऊपर एग्जिस्ट ना करे। तो क्योंकि ये फंक्शन x की सभी रियल वैल्यूज पे डिफाइन करती है, एग्जिस्ट करती है, तो डोमेन इसका R होगा। और यदि इसकी हम रेंज निकालना चाहें तो जो वैल्यू x की होगी वही उसकी इमेज y होगी। तो यदि आपका डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है तो रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर होगी। तो ये आपका पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन था, द आइडेंटिटी फंक्शन। अब मैं आपको वन बाय वन सभी के बारे में बता रहा हूं। द कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन एनी फंक्शन ऑफ द टाइप y equal to fx equal to c for all values of x belongs to set of real number। यानी आप x की कोई भी रियल वैल्यू पुट करेंगे डोमेन से तो जो y की वैल्यू होगी उसकी जो इमेज होगी वो c रहेगी, वेयर c इज सम कांस्टेंट। यानी कि आप x की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं डोमेन से तो उसकी इमेज में कोई चेंज ना हो, इमेज हर केस में सेम आए, तो ऐसे फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन कहा जाता है। कांस्टेंट फंक्शन को आप इस तरह से ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी बेटा वो कांस्टेंट फंक्शन के ग्राफ को रिप्रेजेंट करती है। अब जैसे मान लीजिए कि ये लाइन है और ये डिस्टेंस 1, 2 एंड 3 यूनिट है एक्स एक्सिस से अबोव एक्स एक्सिस, तो इसे हम y इक्वल टू 3 से डिनोट करते हैं, y इक्वल टू 3। अब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू f ऑफ 3, f ऑफ x इक्वल टू 3। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इस पूरी लाइन के ऊपर x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं बट y कोऑर्डिनेट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, y की वैल्यू आपकी 3 ही रहेगी। आप जैसे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेते हैं तो x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 3। यहाँ पे आप एक पॉइंट लेते हैं, इसका x कोऑर्डिनेट मान लीजिए -5 है बट y कोऑर्डिनेट 3 है। यदि आप मान लो यहाँ पे पॉइंट ले रहे हैं, x कोऑर्डिनेट 2 आ रहा है बट y कोऑर्डिनेट 3 आ रहा है। अब आप देख रहे हैं कि x कोऑर्डिनेट पूरी लाइन पे चेंज हो रहे हैं बट y कोऑर्डिनेट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है, फंक्शन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ऐसे फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन कहा जाता है। अब इसका डोमेन और रेंज, डोमेन एंड रेंज। डोमेन x की जिन वैल्यूज के ऊपर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन करें वो डोमेन है, और उन वैल्यूज को पुट करने पे फंक्शन की जो वैल्यूज आए, y की जो वैल्यूज हमें प्राप्त हो, वो आपका रेंज होगी। अब ये देखना है कि x की कौन सी वैल्यूज पे हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं x की आप 0 से लेकर इंफिनिटी तक सभी रियल वैल्यूज ले सकते हैं और 0 से माइनस इंफिनिटी तक की भी सभी रियल वैल्यूज ले सकते हैं। तो इसका मतलब ऑल रियल वैल्यूज के ऊपर आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डोमेन होगा सेट ऑफ ऑल रियल। और रेंज क्या होगी? आप डोमेन में से कोई भी रियल वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू में फंक्शन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। अब वो मान लो c के इक्वल है तो रेंज इसकी c हो जाएगी। अब ये ग्राफ मान लो बिलो एक्स एक्सिस होता है यहाँ पे, और सपोज करो ये डिस्टेंस आपकी 4 यूनिट के इक्वल होती, तो इसे हम y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू -4 लिखते हैं। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं x की वैल्यू चेंज होगी माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक, बट y की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो ऐसे फंक्शन को बेटा कांस्टेंट फंक्शन कहा जाता है। डोमेन इनका सेट ऑफ रियल नंबर होता है, रेंज इनकी कांस्टेंट वैल्यू होती है। जैसे इस फंक्शन के लिए कांस्टेंट वैल्यू 3 होगी, इस फंक्शन के लिए कांस्टेंट वैल्यू -4 होगी। अब मैं आपको नेक्स्ट फंक्शन बताता हूं, द लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन कौन से होते हैं? एनी फंक्शन ऑफ द टाइप y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी
इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन। यानी कोई भी फंक्शन जो लीनियर पॉलिनोमियल की फॉर्म में हो वो हमेशा लीनियर फंक्शन कहलाता है। अब इसे लीनियर फंक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ होता है बेटा वो कोई भी एक स्ट्रेट लाइन होती है, और क्योंकि इसका ग्राफ कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है इसलिए इसे लाइन से लीनियर बन गया, लीनियर फंक्शन कहा जाता है। अब जैसे आप x को इधर ले आएंगे तो आपने जैसे 10th क्लास में पढ़ा होगा कि एक इक्वेशन बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ax + by = c, उसको हमें आ जाएगी और वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो एनी फंक्शन ऑफ द टाइप y = fx = ax + b। अब इसका जो ग्राफ होता है बेटा वो कोई भी एक स्ट्रेट लाइन हो सकती है, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी हो सकती है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी हो सकती है, कोई भी स्ट्रेट लाइन हो सकती है। अब इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा? अब एक स्ट्रेट लाइन पे -∞ से लेकर +∞ तक सभी रियल वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, तो इस फंक्शन की वैल्यू आप ऑल रियल वैल्यूज के ऊपर फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी ऐसी रियल वैल्यू नहीं है जिसको पुट करने पर y की वैल्यू एग्जिस्ट ना करे या डिफाइन ना करे। तो क्योंकि y की वैल्यू या फंक्शन की वैल्यू सभी रियल वैल्यूज पे डिफाइन करेगी, इसलिए इसका डोमेन होगा सेट ऑफ रियल नंबर। अब इसकी रेंज क्या होगी? अब आप x की कोई भी रियल वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे ए बी कोफिशिएंट्स जो हैं वो रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर इनटू रियल नंबर प्लस रियल नंबर, तो आपके पास रिजल्ट एक रियल नंबर के रूप में ही आएगा। तो रेंज भी इसकी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होती है। तो लीनियर फंक्शन के लिए डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर, रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन। एनी फंक्शन ऑफ द टाइप y = fx = mod value of x, where mod value of x equals to -x if x is less than 0 and x if x is greater than 0 is said to be a modulus function or absolute value function। अब इसमें देखो बेटा, आपको ये बताया गया है कि इस फंक्शन में यदि आप x की वैल्यू लेस देन 0 लेते हैं तो लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव नंबर, नेगेटिव रियल नंबर, और नेगेटिव रियल नंबर आप कोई भी लेते हैं तो उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, यानी y की वैल्यू आपके पास फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और यदि आप x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, तो उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो आपके पास y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो इट मींस ये होगा कि आप x की कोई भी रियल वैल्यू लेते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, y की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। और वैसे भी आपने पढ़ा होगा कि बेटा मोड वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। आप कोई भी आपके पास नंबर जो है x की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकती है, बट उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। अब इस फंक्शन का यदि हम ग्राफ प्लॉट करें तो इस तरह से बनेगा। अब इसमें दो केसेस बन गए, एक y = x if x = x greater than equal to 0 and y = of x if x is less than 0। तो इसका ग्राफ आप इस तरह से बनाएंगे। ये जो ग्राफ है ये y = x के लिए है, y = x के लिए है। अब यहाँ पे देखिए आप x की वैल्यू जो ले रहे हैं वो सारी पॉजिटिव ले रही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले रहे हैं, तो y की वैल्यूज भी सारी पॉजिटिव आएंगी और जो वैल्यू आप x की पुट करोगे वही वैल्यू आपके पास y की होगी। इट मींस इनपुट आउटपुट दोनों आपके लिए सेम होगा इन केस ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। और यदि आप x की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं, लेस देन 0 लेते हैं, तो x की वैल्यू नेगेटिव इधर लेंगे और x की वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो y की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आएगी। तो इट मींस इसका जो ग्राफ होगा वो इधर बनेगा। ये y = -x के लिए है और ये y = x के लिए है। अब जैसे यहाँ पे आपने x की वैल्यू पुट की 2, x की वैल्यू 2 पुट की तो y की वैल्यू भी आपके पास 2 आई। अब 2 क्योंकि ग्रेटर देन 0 है तो 2 के लिए y की वैल्यू 2 आ गई। लेकिन यहाँ पे ये जैसे आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेते हैं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -2 एंड 2 होंगे। अब x की वैल्यू यदि आप -2 लेते हैं तो लेस देन 0 होगा, -2 को आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो वो +2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आपके पास देखिए पॉजिटिव आएगी। x की वैल्यू यदि आप -5 लेते हैं, लेस देन 0 है, तो -5 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। x की वैल्यू -5 लेंगे बट y की वैल्यू +5 आएगी। तो ये था आपका
एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन। इसकी पहचान आपने याद रखनी है कि ये y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मोड वैल्यू ऑफ x के रूप में होता है। मोड वैल्यू ऑफ x माइनस ऑफ x के इक्वल होगी यदि x लेस देन 0 हो, x होगा यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। ये माइनस एक्स इसलिए लिया जाता है क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव पुट करोगे तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर वो y की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। और ये इसका ग्राफ is the greatest integer function. Greatest integer function क्या होता है बेटा? Any function of the type y equal to fx equal to greatest integer value of x, where the symbol greatest integer value of x represents the greatest integer n such that n is less than or equal to x. अब ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? जैसे सपोज करें कि आपने -3.7 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालनी है, तो कोई भी आपके पास रियल नंबर होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक इंटीग्रल पार्ट और एक डेसिमल पार्ट। तो आप जब किसी भी रियल नंबर की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालते हैं तो उसका डेसिमल पार्ट को आप छोड़ देते हैं, केवल उसका इंटीग्रल पार्ट लेते हैं। अब जैसे 3.7 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, डेसिमल पार्ट 0.7, इंटीग्रल पार्ट 3, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 3 हो जाएगी। बट इसमें बात जो आपने ध्यान रखनी है वो ये है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी किसी भी रियल नंबर की, वो उस रियल नंबर की या तो इक्वल होगी या उससे कम होगी, बट उससे कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती। अब जैसे 3.7 की 3 होगी, 3.0 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालोगे तो भी 3 रहेगी, 3.999 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालोगे तो भी 3 रहेगी। लेकिन माइनस मान लो 3.7 की ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल रहे हैं तो ये ध्यान रखना कि वो -3 नहीं होगी, क्योंकि -3 जो होगा वो -3.7 से ज्यादा वैल्यू हो जाएगी, जबकि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू या तो उस गिवन वैल्यू के इक्वल हो सकती है या उससे कम होगी, तो ये ज्यादा नहीं हो सकती। इट मींस ये आपके पास -4 होगी। अब -4 जो है वो इंटीजर भी है और इसकी वैल्यू जस्ट इससे पहले आती है। यदि आप नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना चाहो तो इस तरह से कर सकते हैं। सपोज करो जैसे यहाँ पे आपके पास 0 है, यहाँ पे आ गया -3 और यहाँ पे आ गया -4, और ये आपका जो -3.7 है ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे -3.7। अब यदि आप -3 लेते हैं तो -3 जो है -3.7 से ग्रेटर वैल्यू हो जाएगी और -4 जस्ट इससे पहले आएगा, तो यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी वो -4 होगी। तो नेगेटिव नंबर के केस में आपको ये ध्यान रखना है। अब इसका यदि हम ग्राफ बनाना चाहें तो इस तरह से बनेगा था। अब सपोज करो कि आपके पास x की जो वैल्यूज ले रहे हैं डोमेन में से, वो आप 3.0 से लेकर 3.999 तक ले रहे हैं, तो y की जो वैल्यूज आएंगी आपके पास, अब 3.0 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू भी 3 आएगी, 3.1 की लोगे तो वो भी 3 आएगी, 3.99 की भी 3 आएगी। यानी कि आप इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू लेते हो x की, तो y की जो वैल्यू होगी उसकी जो इमेज होगी उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो 3 के इक्वल ही रहेगा। तो यदि आप इसे प्लॉट करेंगे तो कैसे करेंगे? जैसे ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, ये 6, ये 7। अब x की वैल्यू यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपके पास 3 है और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 3 से लेकर 3.999 तक ले लिया जिसमें 4 इंक्लूड नहीं है। तो y की वैल्यू इन सभी x की वैल्यूज के लिए सेम आ रही है, वो 3 के इक्वल है। तो y इक्वल टू 3 आपका यहाँ पे आएगा, जैसे ये y इक्वल टू 3 है, तो ये जो लाइन होगी इस लाइन में ये वैल्यू इंक्लूड है बट ये वैल्यू इंक्लूड नहीं है। अब x की वैल्यू देखिए वेराई कर रही है 3 से लेकर 3.999 तक, और y की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है क्योंकि ये x एक्सिस के पैरेलल है, y की वैल्यू पूरी लाइन के ऊपर 3 रहेगी। इसी तरह से मान लीजिए आप x की वैल्यू 4.0 से लेकर 4.999 तक ले रहे हैं, तो y की वैल्यू इन सब के लिए यानी उनकी जो इमेज आएगी वो सभी के लिए 4 ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब x की वैल्यू यहाँ पे आपने ले ली, सपोज कीजिए 4 से लेकर 4.999 तक, और y की वैल्यू सबके लिए आपके पास सेम आएगी और वो 4 आएगी। तो इसका जो ग्राफ होगा वो यहाँ पे ऐसे बनेगा, ये ग्राफ
अब इस ग्राफ में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं x की वैल्यू चेंज हो रही है, कहां से 4 से लेकर 4.999 तक। होलो सर्कल का मतलब है बेटा कि वो पॉइंट उसमें इंक्लूड नहीं है, डार्क सर्कल का मतलब होता है कि पॉइंट उसमें इंक्लूड है। तो 4 से लेकर 4.999 तक की सभी वैल्यूज आ गई इसमें x की, और y की वैल्यूज, x की सभी वैल्यूज पे कोई चेंज नहीं हो रहा, y की वैल्यू सभी के लिए सेम आ रही है 4। तो ये इसका ग्राफ होता है। अब इसका डोमेन क्या हुआ, तो डोमेन आप देख रहे हो कि x की आप सभी रियल वैल्यूज की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। रियल वैल्यू चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, सबकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इट मींस इसका डोमेन जो होगा वो सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू, सभी रियल वैल्यूज के लिए इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। और रेंज जब निकाल रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू आप जैसे 3 से लेकर 3.999 तक कुछ भी ले रहे हैं तो सबके लिए सेम इंटीजर 3 आ रही है। 4 से लेकर 4.999 तक कुछ भी ले रहे हैं तो सभी की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 4 आ रही है। तो आप किसी भी रियल वैल्यू की जब इमेज निकालेंगे तो वो एक इंटीजर के रूप में आएगी, तो इसलिए इसकी रेंज जो होगी वो z होगी। z का मतलब आप जानते हैं बेटा सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो ये आपका फंक्शन था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फंक्शन इज द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कौन सा होता है, एनी फंक्शन of the type y equal to fx equal to x minus greatest integer value of x is called fractional part function for all values of x belongs to set of real। अब देखो बेटा इसकी डेफिनेशन में जैसे नाम से ही क्लियर है कि अगर आप x कोई भी रियल नंबर हो, उस रियल नंबर में से उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो आपके पास उस नंबर का केवल फ्रैक्शनल पार्ट बचेगा। और जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो 0 से 1 के बीच लाई करेगा, जिसमें 0 इंक्लूड हो सकती है बट 1 इंक्लूड नहीं होगा। अब सपोज करें जैसे आप x की वैल्यू पुट कर रहे हैं 3.7, तो आपके पास y की जो वैल्यू होगी वो 3.7 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 3.7 आएगी। अब 3.7 में से अगर 3.7 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो दैट इज 0.7 आएगी। सपोज करें आपने x की वैल्यू 7.9 ले ली। अब x की वैल्यू यदि आप 7.9 ले रहे हैं तो y की वैल्यू जो होगी वो 7.9 माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 7.9 that is equal to 7.9 minus 7 that is equal to 0.99। तो आप देख रहे कोई भी x की वैल्यू लेते हैं, यदि आप उस रियल नंबर में से उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू को माइनस कर देंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा 0 से 1 के बीच लाई करेगा। जो 0 इंक्लूड हो सकते हैं बट 1 इंक्लूड नहीं हो सकता। जैसे मान लो x की वैल्यू यदि हम 3 ले लेते हैं तो y की जो वैल्यू होगी वो 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 3 यानी कि 3 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। बट मैक्सिमम जो x की वैल्यू है वो हम 3.9999 ले सकते हैं, केवल 3 की उसमें नेक्स्ट वैल्यू तो फिर 4 आ जाएगी, 4 माइनस 4 अगेन 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू निकालेंगे तो 3.999 एंड सो ऑन जो भी है, और इसमें से आप यदि सब्ट्रैक्ट करते हैं 3 तो आपके पास डिफरेंस 0.999। अब इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, ग्राफ आप देख रहे हैं जैसे x की वैल्यू आप 3 से लेकर 3.999 तक लेते हैं, 1 2 3 4 5, x की वैल्यू 1 2 3 से लेकर आपने 3.999 तक ले ली तो y की वैल्यू x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू 0 आएगी, और x की वैल्यू 3.1 पे y की वैल्यू 0.1 आएगी, और x की वैल्यू यदि हम लेते हैं 3.999 तो y की वैल्यू 0.99 आएगी, यानी कि ये 1 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। इसी तरह से यदि आप x की वैल्यू 4 से लेकर 4.999 तक लेंगे तो y की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर 0.999 तक आ जाएगा। तो ये ग्राफ आपका इस तरह से बनेगा। x की वैल्यू जो है वो आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, बट y की वैल्यू आप देख रहे हैं 0 से 1 के बीच आएगी, जिसमें 0 इंक्लूड होगा बट 1 इंक्लूड नहीं होगा। तो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन वो ऑल रियल नंबर्स होगा, क्योंकि आप सभी रियल नंबर्स में से उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू को माइनस कर सकते हैं, उनका डिफरेंस भी एग्जिस्ट करेगा, रियल नंबर आएगा। और रेंज जो होगी वो आप देख रहे कि y की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से 1 के बीच लाई करती है, जिसमें 0 इंक्लूड है बट 1 इंक्लूड नहीं है, तो ये आपका 0 to 1 होगा।
इसे सेमी ओपन इंटरवल कहा जाता है बेटा, इसमें 0 इंक्लूड है बट 1 इंक्लूड नहीं है। तो ये इसके डोमेन और रेंज हो गए। अब नेक्स्ट आपका है सिग्नम फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन इज द सिग्नम फंक्शन और साइन फंक्शन। एनी फंक्शन ऑफ द टाइप y इक्वल टू fx इक्वल टू mod value of x upon में x if x is not equal to 0 and 0 if x equal to 0। यदि हम x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 ले तो y की जो वैल्यू है वो mod वैल्यू ऑफ x अपॉन x के इक्वल हो, और यदि x की वैल्यू 0 ले तो y की वैल्यू भी 0 के इक्वल हो। तो ऐसे फंक्शन को सिग्नम फंक्शन या साइन फंक्शन। अब मोड वैल्यू ऑफ x के लिए मैंने आपको बताया था मॉडुलस फंक्शन या ग्रेटेस्ट जो आपका एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन था उसमें कि मोड वैल्यू ऑफ x इक्वल टू माइनस एक्स इफ x इज लेस देन 0 एंड मोड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसमें इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पे आप केवल ग्रेटर देन 0 कर लें। अब इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करें तो जब आपसे कहा जाए कि x इज नॉट इक्वल टू 0 इट मींस आइदर x इज लेस देन 0 और x इज ग्रेटर देन 0। तो पहले आप मान लो लेस देन 0 ले रहे हैं, तो यहाँ पे y इक्वल टू हो जाएगा fx इक्वल टू, यदि x लेस देन 0 लेंगे तो मोड वैल्यू ऑफ x की जगह पे आपने माइनस एक्स पुट करना है। यहाँ पे आपने कोई चेंज नहीं करना है, यहाँ पे x नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखा जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखा जाएगा। बट मोड वैल्यू ऑफ x है और x लेस देन 0 है तो आप मॉडुलस साइन रिमूव करेंगे तो यहाँ पे माइनस एक्स निकालिए, माइनस एक्स अपॉन में x इफ x इज लेस देन 0 इक्वल टू 0 के लिए आपको दे रखा है 0 इफ x इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 के लिए मोड वैल्यू ऑफ x के इक्वल है तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करेंगे तो ये x अपॉन x इफ x इज ग्रेटर देन 0। अब माइनस x कैंसिल होकर ये माइनस 1 आ जाएगा, ये आपका 0 है और ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। इट मींस यदि फंक्शन की जो वैल्यू है वो सभी नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए -1 हो, सभी पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए +1 हो और जिस फंक्शन की वैल्यू 0 के ऊपर 0 आए, ऐसे फंक्शन को सिग्नम फंक्शन या साइन फंक्शन कहते हैं। अब इस फंक्शन का यदि हम ग्राफ ड्रा करें तो वो इस तरह से बनेगा। अब x की सभी नेगेटिव वैल्यूज के लिए y की वैल्यू -1 है, तो -1 यहाँ पे सपोज कर लीजिए। अब ये आपकी जो स्ट्रेट लाइन है इसमें x की वैल्यू 0 इंक्लूड नहीं है, केवल नेगेटिव वैल्यूज इंक्लूड है। तो यहाँ पे आप जैसे जैसे इधर राइट टू लेफ्ट आते जाएंगे x की वैल्यूज अप टू -इंफिनिटी तक कोई भी ले सकते हैं, बट x की सभी वैल्यूज नेगेटिव वैल्यूज पे y की वैल्यू आप ऑब्जर्व कर रहे हैं सभी के ऊपर -1 के इक्वल आएगी। x की वैल्यू यदि 0 लेते हैं तो y की वैल्यू भी 0, और यदि x की वैल्यू हम ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो y की वैल्यू सभी के ऊपर +1 आएगी। अब यहाँ पे देखें आप x की वैल्यू जो है अप टू इंफिनिटी तक कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर ले सकते हैं, x की वैल्यू चेंज होंगी बट y की वैल्यूज पे कोई चेंज नहीं हो रहा, y की वैल्यू सभी पॉइंट्स के ऊपर +1 के इक्वल होगी। तो क्लियर है बेटा इसका डोमेन क्या होगा, आप बता सकते हैं अभी, क्योंकि ये फंक्शन लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 सभी रियल वैल्यूज पे डिफाइन करता है, सबके ऊपर आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो आपका डोमेन हो गया। R और रेंज निकालेंगे तो सभी नेगेटिव वैल्यूज की इमेज -1, 0 की इमेज 0 और सभी पॉजिटिव रियल नंबर्स की इमेज +1। तो इसकी रेंज में केवल 3 ही एलिमेंट्स होते हैं, -1, 0 एंड 1। तो ये था आपका द सिग्नम फंक्शन और साइन फंक्शन। फंक्शन इज पावर फंक्शन। पावर फंक्शन क्या होता है बेटा, एनी फंक्शन ऑफ द टाइप y इक्वल टू fx equal to x raised to the power n where n belongs to set of integers या positive integers कहते हैं यहाँ पे, where n is a positive integer। अब पॉजिटिव इंटीजर में जैसे यहाँ पे आप ले सकते हैं x की पावर 2, 3, 4, 5, 6। अब x की पावर 1 करेंगे तो ये आइडेंटिटी फंक्शन ही हो जाएगा, और इसके अलावा आप 2, 3, 4, 5 कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये पावर फंक्शन होगा।
अब पावर फंक्शन आपके डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, इसलिए उनकी जो ग्राफ होंगे वो भी डिफरेंट डिफरेंट बनेंगे, उनके डोमेन रेंज जो आएंगे वो भी डिफरेंट आएंगे। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पावर फंक्शन है जिसमें x की पावर आपने 2 ली। अब यदि इस फंक्शन का यदि हम ग्राफ ड्रा करें तो आप देख लो बेटा x की वैल्यू हम पॉजिटिव और नेगेटिव सभी रियल वैल्यूज ले सकते हैं, सबके ऊपर y की वैल्यू डिफाइन करेंगे क्योंकि आप सभी रियल नंबर्स का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। बट आप x की वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी लेंगे तो y की जो वैल्यू आएगी उसकी जो इमेज होगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, इसलिए इस फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो एक अपवार्ड पैराबोला के रूप में होगा, इस तरह से बनेगा। अब इसमें आप देखेंगे जैसे x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू भी 0, x की वैल्यू आप 1 ले रहे हैं तो भी y की वैल्यू 1, और x की वैल्यू यदि -1 लेंगे तो भी y की वैल्यू 1 ही आएगी। x की वैल्यू यदि आप मान लो 2 ले रहे हो तो y की वैल्यू 4, और x की वैल्यू -2 ले रहे हो तो भी y की वैल्यू 4 ही आएगी। तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा। अब इसका यदि हम डोमेन बताना चाहें, डोमेन, तो डोमेन इसका होगा बेटा ऑल रियल नंबर, सभी रियल नंबर्स का आप स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो, सभी के ऊपर y की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। और रेंज, रेंज यहाँ पे होगी बेटा, अब x की वैल्यू आप देखो 0 लोगे तो y की वैल्यू 0, बाकी सभी वैल्यूज के लिए x की वैल्यू चाहे आप नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो उसका स्क्वायर पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो ये आप 0 से लेकर इंफिनिटी तक लिख सकते हो। और 0 से इंफिनिटी जो इंटरवल होता है इसे सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स कहा जाता है, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। नेगेटिव देखो पॉजिटिव रियल नंबर में जो है 0 इंक्लूड नहीं होता, बट नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स में 0 भी इंक्लूड होता है। तो ये था आपका पावर फंक्शन। इसमें एक आपका जैसे मान लो आप फंक्शन को ऐसे लिखते हैं y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, तो अब इस फंक्शन का ये भी पावर फंक्शन है, बट इस फंक्शन का यदि आप ग्राफ बनाएंगे तो वो इस तरह से बनेगा, इस फंक्शन का ग्राफ जो होगा वो इस तरह से होगा। अब आप x की नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो उसका क्यूब भी नेगेटिव आएगा, x की पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तो उसका क्यूब भी पॉजिटिव आएगा। अब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 का क्यूब 0, x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू भी 1, x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू 8 आएगी, x की वैल्यू 3 लेंगे तो y की वैल्यू 27 आएगी, x की वैल्यू यदि आप -1 लेंगे तो y की वैल्यू -1 ही आएगी, -2 पे -8 आएगी, -3 पे -27 आएगी। तो x की वैल्यू नेगेटिव पे नेगेटिव आएगी और पॉजिटिव पे पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पे जो आपका ग्राफ है वो इस तरह से बनेगा। इसका यदि आप डोमेन बताओगे क्यूबिक फंक्शन के लिए तो ऑल रियल नंबर, सभी रियल नंबर्स का आप क्यूब फाइंड आउट कर सकते हो, x की सभी रियल वैल्यूज पे y की वैल्यू डिफाइन करती है तो डोमेन R। और यदि इसकी रेंज निकालना चाहोगे तो नेगेटिव रियल नंबर की जो इमेज आएगी वो नेगेटिव रियल नंबर, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव रियल नंबर, तो इसके लिए इसका जो रेंज होगी वो सेट ऑफ रियल नंबर होगी। तो आप देख रहे हैं दोनों पावर फंक्शन के लिए ग्राफ भी अलग अलग है, उनकी रेंजेस भी अलग अलग है, तो ये पावर फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। फंक्शन इज द रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है तो एनी फंक्शन ऑफ द टाइप y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 1/x, ये आपका रेसिप्रोकल फंक्शन कहलाता है। रेसिप्रोकल फंक्शन में आप देख रहे हैं कि आप x की कोई भी डोमेन से वैल्यू पुट करेंगे तो जो उसकी इमेज आएगी वो उसके रेसिप्रोकल के इक्वल होगी। तो इसमें आपने डोमेन में ध्यान रखना है कि आप x की जो वैल्यूज पुट करेंगे उनमें 0 इंक्लूड नहीं हो सकता, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसका अगर आप डोमेन बताएंगे तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़कर आप डोमेन में सभी रियल वैल्यूज पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बट डोमेन में 0 नहीं होगा क्योंकि 0 अगर आप पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं करेगी। और अगर आप इसकी रेंज निकालना चाहें तो रेंज क्या होगी, इसमें आप x की कोई भी यहाँ पे पॉजिटिव 0 को छोड़कर कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तो 1 पॉजिटिव वैल्यू करोगे तो पॉजिटिव रियल नंबर आएगा, 1 नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो नेगेटिव रियल नंबर आएगा। बट 0 किसी भी वैल्यू पे नहीं आ सकता, तो इसकी रेंज भी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 ही आएगी।
तो इसका डोमेन और रेंज दोनों ही ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपका बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन। ये क्या होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन? जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3 जो है वो 8 के इक्वल है, 2 रेज़ टू द पावर 3। ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए मैं दोनों को एक साथ डिफाइन कर रहा हूँ। ये होते क्या है 2 रेज़ टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो इसे लॉगरिथम की टर्म में हम लिखेंगे log 8 टू द बेस 2 इक्वल टू 3। आप जानते हैं 3 रेज़ टू द पावर 4 की वैल्यू 81 होती है, तो इसे लॉगरिथम में हम ऐसे लिखेंगे log 81 टू द बेस 3 इक्वल टू 4। अब यदि हम इस फंक्शन को ऐसे लिखें यहाँ पे x रेज़ टू द पावर या a रेज़ टू द पावर a रेज़ टू द पावर x इक्वल टू y, जब फंक्शन को इस तरह से लिखा जाए तो ये जो फंक्शन होता है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। और यदि इसी को हम इस तरह से लिखें, अब यहाँ पे देखो a रेज़ टू द पावर x इक्वल टू y, तो इसे हम क्या लिखेंगे log y टू द बेस a इक्वल टू x। ये एक ही बात को दो अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने का मेथड है। जब हम इस तरह से लिखेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा, जब इस तरह से लिखेंगे तो ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन कहलाएगा। बट एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए कंडीशन होती है बेटा कि यहाँ पे जो बेस है वो कांस्टेंट होना चाहिए, और बेस के लिए दो कंडीशन है कि बेस आपका ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 भी होना चाहिए। क्योंकि बेस यदि 1 होगा तो 1 की पावर चाहे कुछ भी कर लो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, तो वो तो कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। और पहली बात तो ये है कि जो बेस है वो नॉट इक्वल टू 1 हो और जो बेस है वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पहचान क्या होती है, यदि किसी भी फंक्शन में बेस आपका कांस्टेंट हो और पावर वेरिएबल के रूप में हो और बेस ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो कि बेस ग्रेटर देन 0 भी हो, नॉट इक्वल टू 1 भी हो, तो ऐसे फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाता है। जैसे 5 रेज़ टू द पावर x, 7 रेज़ टू द पावर x, e रेज़ टू द पावर x। e एक कांस्टेंट वैल्यू होती है बेटा जिसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच लाई करती है, 2 और 3 के बीच लाई करती है, और e की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.73 के आसपास होती है। तो ये सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के एग्जांपल्स हैं। इनमें सभी में आप देख रहे हैं कि बेस जो है वो आपका कांस्टेंट है और पावर जो है वो आपकी वेरिएबल्स के रूप में है। अब यहाँ पे जैसे इसको लिखा आपने, तो लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए भी आपकी यही कंडीशन है। इसमें वेरिएबल चेंज कर दोगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा log x टू द बेस a इक्वल्स टू y। इसमें भी यही कंडीशन है कि log का जो बेस है वो आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। सेम कंडीशन इसमें है। ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग से स्टार्ट होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए कंडीशन बता दी कि बेस कांस्टेंट होनी चाहिए और पावर उसकी वेरिएबल होनी चाहिए। अब इनके डोमेन और रेंज बताऊंगा मैं। जैसे आप लिखते हो y इक्वल टू a रेज़ टू द पावर x। अब इसका यदि आपने डोमेन बताना है तो आप यहाँ पे x की कोई भी रियल वैल्यू पुट करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, कोई भी हो, ये जो वैल्यू आएगी वो हमेशा बेटा पॉजिटिव आएगी, कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। सपोज करें आप ले रहे हैं y इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर x। आपने पहली बार मान लो x की वैल्यू ले ली -2। सपोज करें व्हेन x इज इक्वल टू -2, देन y की जो वैल्यू आएगी वो 2 रेज़ टू द पावर -2। अब रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/2 स्क्वायर हो गया, 1/4। अब ये दोनों वैल्यूज आपके पास पॉजिटिव है तो ये ग्रेटर देन 0। यदि आप मान लो x की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 0। किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, वो भी ग्रेटर देन 0। मान लो आपने x की वैल्यू, ये एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप x नेगेटिव लें या पॉजिटिव लें या 0 लें, कोई भी रियल नंबर लेते हैं तो y की वैल्यू एक्सपोनेंशियल केस में यानी उसकी जो इमेज आएगी वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो यहाँ पे आपने x की वैल्यू -2 पुट करके देख ली, ग्रेटर देन 0। y की वैल्यू 0 पुट करके देखा तो भी ग्रेटर देन 0। यदि आप x की वैल्यू मान लीजिए लेते हैं +2
देन y की वैल्यू 2 रेज़ टू द पावर 2 यानी कि 4, ये भी ग्रेटर देन 0। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आप जो पावर है वो कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं और सभी रियल नंबर्स के ऊपर जो उसकी इमेज होगी, y की वैल्यू होगी, वो पॉजिटिव होगी। इसलिए इसका डोमेन जो होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए डोमेन होता है बेटा ऑल रियल नंबर, सभी रियल नंबर्स के ऊपर y की वैल्यू डिफाइन करेंगे, सभी के ऊपर आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो रेंज आएगी तो आप देख रहे हैं x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू जो है वो 0 टू इंफिनिटी होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, इसमें 0 इंक्लूड नहीं है। और क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन दीज आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, देयरफॉर जो लॉगरिथमिक फंक्शन है फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन है उसके लिए डोमेन जो होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए डोमेन होता है ये 0 टू इंफिनिटी, और रेंज जो होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डोमेन होगा वो लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए रेंज होती है यानी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए आप हमेशा याद रखना जैसे कि आप लिखते हैं log x टू द बेस a इक्वल टू y, तो ये x जो है ये हमेशा आपका किससे बिलोंग करना चाहिए, 0 टू इंफिनिटी। अगर x इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है तो लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइन करेगा, अदरवाइज डिफाइन नहीं करेगा, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए डोमेन 0 टू इंफिनिटी होता है। तो ये वीडियो बेटा कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है, लेकिन क्योंकि इसका बेसिक जो था वो काफ़ी ज़रूरी था, इसलिए सारी चीज़ें मैं एक साथ बताना चाहता था बेटा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और यदि बेटा आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।